नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मैं हूं डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि ये बना कैसे, क्या रहा, कैसे रहा। फाइनली हम जानते हैं 9 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अब 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इंडिया तो आजादी 1947 में हुआ, तो 46 में देश को आजाद करने से पहले अंग्रेजों ने देश के लिए क्या कहता था, ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, अपने देश का जो कानून है, लॉ है, तैयार करना शुरू करें। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन आया था और देन फाइनली उसके तहत हमारा क्या हुआ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपरेशन करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई और इस फर्स्ट मीटिंग में नॉन परमानेंट चेयरमैन यानी कि अस्थायी, लिख देते हैं अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अस्थायी नॉन परमानेंट चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फिर मीटिंग हुई और इस दिन स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नाउ अगला बात करते हैं ड्राफ्ट एंड कमेटी। ड्राफ्ट एंड कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट एंड कमेटी के चेयरमैन थे। ये कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका काम था देश के लिए संविधान तैयार करना, देश के लिए संविधान लिखना। ठीक है, तो अब इस कमेटी ने क्या करा, अपना काम करना शुरू कर दिया और देश के लिए संविधान लिखने की तैयारी इन्होंने चालू कर दी। और फाइनली क्या हुआ, 26 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट एंड कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करके एक मतलब सलाह मशवरा के लिए दे दिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर दुनिया भर से कई सारे मतलब लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू, मेल तो था नहीं इसमें, लेटर के थ्रू या अखबारों के न्यूज़पेपर के थ्रू या कई लोगों ने अपनी इसमें राय दी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी इसमें राय दी कि इसमें और क्या चीजें जोड़ी जाए, क्या चीजें हटाई जाए और कितना इसको बेहतर बनाया जाए। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। सारे सलाह मशवरा, सारे जो एडवाइस थी वो सभी लेने के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। और देन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है ना, संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। राइट, आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर एक बात बताइए, जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया, सारा कुछ हो गया और इस दिन देश की मतलब कई सारी धाराओं को भी लागू कर दिया गया था, संविधान को कुछ हद तक लागू भी किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? ऐसा क्या हो गया था भाई जो इसको 2 महीने के लिए इंतजार करना पड़ा? तो इसका एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विजुअल हो रहा है यहाँ तक, देखिए, ठीक है, गुड। क्या था, 26 जनवरी 1930
26 जनवरी 1930, 1930 की बात हो रही है। देश आजाद 47 में हुआ है, पार्टीशन भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। पार्टीशन तो 47 में ही हुआ था। तो 26 जनवरी 1930 यानी 1930 को क्या हुआ कि कांग्रेस ने लाहौर में एक अधिवेशन समिट हुई कांग्रेस की, और उस समिट में डिसाइड हुआ टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया गया, और इस दिन को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई कि भाई हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। और ये प्रक्रिया लगातार 1947 तक चलती रही। लेकिन देश हमारा कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। और 1930 में हमने घोषणा कर ली थी कि हम तो देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। अब ये थोड़ी कर सकते थे अंग्रेजों को पाँव पकड़ते, नहीं सर मत जाओ, अभी 15 अगस्त को 26 जनवरी को जाना, हमने आजादी उस दिन मनाई नहीं। चलेगा भैया, देश आजाद हो गया, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। लेकिन इस 26 जनवरी की डेट को रिमेम्बरेबल रखने के लिए, यादगार रखने के लिए, हम इस काम को करते आ रहे थे, इसको याद रखने के लिए क्या करा, 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी के दिन भारत के संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी भले ही इस दिन हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, लेकिन इस दिन हम इसको रिपब्लिक के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो क्या है, 15 अगस्त को तो हम इंडिपेंडेंट डे के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में से गणतंत्र कहते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक यहाँ लिखते थे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो HOS यानी कि हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं प्रेसिडेंट को, यानी देश के राष्ट्रपति को। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कोई हिरार्की नहीं है, बल्कि हिरार्की नहीं है, वो इलेक्टेड है, यानी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। हिरार्की मतलब होता है कि वंश परंपरा, जैसे राजा महाराजाओं का समझ होता है, वो नहीं है, बल्कि हमारे जो देश का हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो क्या है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, इसीलिए ये हमारा देश का रिपब्लिक है। आई बात समझ में? ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे आज भी HOS हेड ऑफ द स्टेट का पद राजा रानी के पास है, ठीक है ना। अमेरिका रिपब्लिक है, इंडिया भी रिपब्लिक है, मतलब जिन देशों में राजा रानी का शासन अभी बना हुआ रिपब्लिक नहीं है, बाकी सब देश रिपब्लिक मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। फाइनली आपको यहाँ तक की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, ये भी समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक बात लीजिए, आपको अपने घर का राशन का सामान लेके आना है, आपने कोई लिस्ट तैयार नहीं करी, बस ऐसे चले गए और पूरे महीने का राशन लेके आना है, तो क्या आप लोग उस सामान को कि भाई दाल चावल चीनी आटा ये सब एक साथ ले आओगे? याद रहेगा दुकानदार को बोल पाओगे कितनी जल्दी कि भाई इतना 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 ये सामान दे दो, आटा 10 किलो, चावल 5 किलो, चीनी 3 किलो, ऐसे दे दोगे? कुछ गड़बड़ कर दो। तो इसीलिए क्या था कि अब आप कह रहे हो ये आटा दाल चावल चीनी घुस गया बीच में, वो इसलिए घुस गया क्योंकि जब हम अपने घर के राशन को लाने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, तो वैसे ही देश का शासन चलाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए, जिससे कि सबको पता हो कि उनके राइट्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनके वर्क क्या है, उनकी पावर क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो एक अपना एक आम आदमी हो। तो इसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, और वो रिटन डॉक्यूमेंट था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और रिटन डॉक्यूमेंट में क्या है कि इसमें हमारे जो स्तंभ की बात करें, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। विधानपालिका लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, यानी उसकी लिमिटेशन है सिर्फ कानून बनाने की। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, उसका काम है उस कानून को लागू करना, ठीक है, यानी कि सिग्नेचर हो जाते हैं जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव के साइन हो गए, देन उसके बाद वो कानून लागू हो गया। लेकिन उस कानून को मनवाने की जो पावर है, उसकी जो शक्तियां हैं, वो जुडिशरी के पास है, यानी कि न्यायपालिका के पास। कोई कानून को ब्रेक करता है तो वो उसको पनिश करती है। तो ये तीनों की वर्क एंड पावर अलग अलग है। तो किसकी वजह से? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिटन डॉक्यूमेंट की वजह से। अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, रिटन में कुछ चीजें नहीं होगी, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करेंगे। ऐसे ही इंडिया में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। फेडरल, अब ध्यान रखिएगा, फेडरल शब्द जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है। फेडरल का मतलब होता है कि एक स्टेट को उस देश से अलग होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इंडिया में
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। हिंदी में संघवाद जरूर कहा गया, लेकिन इंग्लिश में उसे यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया। यूनियन का मतलब है कि इंडिया के किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अब अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, झगड़े होंगे आपस में। तो झगड़े ना हो, सबकी पावर, सबके वर्क और राइट्स वगैरह सबको डिफाइन करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, जिससे कि एक देश में व्यवस्था बनी रहे। तो इसलिए हमें संविधान की जरूरत थी, ठीक है ना। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट इंडिया का क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसके ऊपर कई सारे देशों का इफेक्ट भी था, प्रभाव भी था। अब प्रभाव कैसा, जैसे हम कई सालों से ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो ब्रिटिशर्स के गुलाम रहने की वजह से अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश की कुछ ना कुछ चीजें तो हम सीखेंगे। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने उनसे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब होता है देश का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। शक्तियां भले राष्ट्रपति की होंगी, लेकिन उसका वास्तविक जो यूज करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, वो होगी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होंगे। रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन चलेगा। देन लॉ मेकिंग प्रोड्यूसर, कानून कैसे बनेगा। और उसके बाद द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, और मतलब पूरे जो लोकसभा है उसका एक अध्यक्ष होगा, वो स्पीकर होगा। ऑफिस ऑफ द स्पीकर की बात करें तो ये सारी चारों पांचों चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, भाई अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र की बात करें, सबसे प्राचीन लोकतंत्र तो वो अमेरिका का ही है, ठीक है ना। और अमेरिका भी कहने के ब्रिटिशर्स का ही गुलाम था, लेकिन बाद में वो आजाद हुआ और एक बहुत महाशक्ति के रूप में उभर गया। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ चीजें ली। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें, प्रिंसिपल ऑफ जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू का मतलब होता है कि भाई कोई कानून अगर कार्यपालिका या विधानपालिका ऐसा कोई कानून बनाते हैं जनता के हित में नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई जुडिकल रिव्यू कि वो उस कानून को रिव्यू करे कि वो सही है या गलत है, और सही है तो ठीक है, गलत है तो उसे नलिफाइड कर दे। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, यानी कि हमारा जो राज्यसभा, दूसरा जो हाउस है अपर हाउस राज्यसभा, उसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया था। देन अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स हम उसको कहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम उसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। देन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगी, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं रहेगा। ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हमने कहां से लिए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व यानी भाईचारा, ये हमने कहां से लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा को देखते हुए हमने अपने देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया। फेडरल सिस्टम, ध्यान रखिएगा, फेडरल सिस्टम का मतलब शक्तियां केंद्र और राज्यों की अलग अलग बटी हुई है, लेकिन किसी राज्य को केंद्र से मतलब देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो फेडरल सिस्टम में संविधान की शक्तियों को बांटा गया था 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट यूनियन लिस्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दिया गया, स्टेट लिस्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया, लेकिन किसी कारण से अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र को होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया, फेडरल सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लिया। कनाडा को देखते हुए पूरे देश का एक संविधान रखा गया, लेकिन साथ ही साथ हमने नागरिकता भी एक ही रखी, अमेरिका की तरह नहीं। अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता है, 2 ही नागरिकता है वहां पे अमेरिका के साथ साथ स्टेट की नागरिकता नहीं पड़ती, लेकिन इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, चाहे बंदा बिहार में रहता हो, यूपी में रहता हो, हरियाणा में रहता हो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा, ना कि हरियाणा का नागरिक कहलाएगा। राइट, आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी ये समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारे लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था। और इसमें कई सारे मतलब एक पॉइंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो 385 थे। प्रिंसली स्टेट की बात करें तो उस टाइम लगभग 565 रियासतें थी,
भारत के अंदर जब देश आजाद हुआ था, उन 565 रियासतों को भारत में शामिल करके एक रखना और उनको यूनिटी में रखना, ये बड़ा बहुत पेचीदा काम था। और इस पेचीदे काम को जो अंजाम दिया था वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था देश की यूनिटी में। देन और भी बहुत सारे जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जैसे पंडित नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो बहुत सारे हमारे जो फेमस पर्सनैलिटी थी, उनका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। देश की आज़ादी के समय में भी बहुत रोल था अच्छा। हालांकि जो ये चाहते थे, गांधी जी का मानना ये था कि भाई गाँव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि असली डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र जो है वो देश का गाँव में ही है। फिलहाल द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ में इतना ही था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है ये आपको बता दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, पूरी इसकी हिस्ट्री समझा दी गई है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा चैप्टर 2 द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी उसका जो हमारा है वो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो अधिकार है। और उन अधिकारों में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाई डू वी नीड द राइट्स, हमें राइट्स क्यों चाहिए, और व्हाट इज द राइट, राइट क्या होते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये पढ़ना हमें इसके अंदर। और अपना फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, लीगल एंड मॉरल ड्यूटी दोनों ये पढ़नी है। तो ये अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे अपना राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा चैप्टर 2 है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।